4 sessions, 5 sessions now, so that process is continuing. FMCG मीडिया में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। चुनिंदा PSU बैंकिंग शेयर में भी काफी अच्छी मुनाफा इस समय देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा मोमेंटम। वहीं रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा बहुत दबाव में है, बिकॉज रियल एस्टेट में जो सेल्स के आंकड़े हैं वहाँ पे कुछ ज्यादा उन्नति या प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही। वही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल रेट्स दैट वी आर सीइंग इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया इज मेकिंग सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। पर बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है, इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर देवन चौकसी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KRChoksey ग्रुप, एंड मिस्टर गौरव बिसा, वाइस प्रेसिडेंट इंक्रेड एक्विटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे। विवेक पिकल रिसर्च है जागरण बिजनेस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले विवेक के पास चलते हैं, जानते हैं कि आज के मेजर ट्रिगर्स क्या है। थैंक यू मैम। अगर देखें तो अमेरिकन मार्केट से तो कोई ट्रिगर नहीं मिले, वहां पर इंडिपेंडेंस डे को लेकर छुट्टी देखने के लिए मिली। साथ ही अगर देखें तो दुनिया भर में एल नीनो का आने की संभावना इस साल 90% है, ऐसा UN ने कहा है। और दुनिया भर के जो देशों में टेम्परेचर है वो काफी हाई रहने की उम्मीद है इस साल। साथ ही अगर देखें तो कमोडिटी कीमतों में कल हमने उछाल आते हुए देखा इंटरनेशनल मार्केट में। साथ ही अगर देखें तो अमेरिका ने चीन के जो क्लाउड सर्विसेज जो देते हैं क्लाउड से जुड़ी हुई, उनको बैन करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। तो ये एक चीन के लिए सेटबैक हो सकता है, क्योंकि चीन ने कल खबर आई थी कि उन्होंने जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो मेटल यूज होती है उस पर बैन लगाने की तैयारी कर दी है। साथ ही अगर देखें तो पुतिन ने SCO देशों की बैठक में कहा कि जो आने वाला समय होगा उसमें वैश्विक स्तर पर एक ज्यादातर देशों के बीच में विरोध रहेगा और हो सकता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने के लिए मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज LTI Mindtree निफ्टी में शामिल होगा। SDFC के मर्जर के बाद SDFC निकल जाएगा निफ्टी से, तो SDFC बैंक में मर्ज होगा, तो LTI Mindtree को जगह मिलेगी। साथ ही FIs ने भारत में कल भी कैश सेगमेंट में अच्छी खरीदारी की है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। वेरी गुड आफ्टरनून देवेन सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे देवेन सर। और इस बीच जो निफ्टी सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, एवरी इंडेक्स हैज टच्ड ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई। और जैसे कि आपसे अभी बात हो रही थी, आपने कहा जब पैसा आता है तो फंडामेंटल्स बैक सीट ले लेता है और पैसे के चलते, लिक्विडिटी के चलते बाजार में अच्छा रुझान देखने को मिलता है। तो इन लेवल्स पे अब क्या करना चाहिए, और जो लिक्विडिटी अभी हम फ्लश देख रहे हैं फ्रॉम FIIs कमिंग बैक टू इंडिया, इज इट सस्टेनेबल, विल इट कंटिन्यू? तो थैंक यू गीतू। डेफिनेटली थोड़ा समय के बाद मैं आपकी चैनल पे आ रहा हूँ। आई थिंक रेगुलर आना जरूर चाहूँगा, थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लेके। वेल, आई थिंक द फंडामेंटल क्वेश्चन हियर इज दैट India's economic prospects have remained absolutely a compelling proposition. ग्लोबल इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए जो भारत की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो काफी हद तक आई थिंक जिम्मेवार है। एक तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतने बड़े पैसे स्पेंड कर रही है, दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पेंडिंग हैपनिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द एरियाज ऑफ रेलवेज, इन द एरियाज ऑफ डिफेंस पर्टिकुलरली, इंडस्ट्री काफी हद तक नई कैपेसिटीज बिल्ड करी है। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन आर आल्सो कमिंग अप। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस आर ऑल सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस फॉर विच द ग्लोबल मनी इज गेटिंग अट्रैक्टेड इनटू द इंडियाज इकोनॉमी। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंडिया की जो ग्रोथ की जो पोटेंशियल विश्व के सामने रखी गई है, और पर्टिकुलरली जो हिसाब से वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बिगर लीडर्स हैव स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग कि इंडिया के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो शायद आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये 100 साल की सेंचुरी के अंदर आई थिंक आपने मिस कर दी है। तो इन अ वे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो अमेरिका की एक विजिट की, उसके अंदर जो बिजनेसमैन को मिले, वहाँ पे उन्होंने उनके माइंड के अंदर एक फोमो फैक्टर क्रिएट कर दिया है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्लोबल बिजनेसमैन वुड लाइक टू कीप द इंडिया एक्सपोजर एट द हाईएस्ट लेवल नाउ। तो ये भी एक जिम्मेवार कारण है कि बहुत बड़े पैसे इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर फंड्स आते हैं, और फंड्स आने के बाद उनके फंडामेंटल की जो शेप होती है वो शेप बननी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर के फंडामेंटल्स काफी हद तक रोबस्ट बनते जा रहे हैं। एंड ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर देखें तो बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, करीबन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 15 से 20% का क्रेडिट ग्रोथ है। रिटेल क्रेडिट के अंदर करीबन 20% के ऊपर क्रेडिट ग्रोथ है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर करीबन 20% का क्रेडिट ग्रोथ है।
इंश्योरेंस की जैसे माध्यम के अंदर करीबन 20% का न्यू बिजनेस प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन है। एएमसी के अंदर 15,000 करोड़ की एसआईपी सेट हो चुकी है पर मंथ के बेसिस के ऊपर। तो ये सब संकेत ये दे रहे हैं कि मार्केट को जो चाहिए रॉ मटेरियल मनी आई थिंक इज अवेलेबल बोथ फ्रॉम द ग्लोबल सोर्स एज वेल एज फ्रॉम द लोकल सोर्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरी तेजी मार्केट के अंदर बरकरार है। अगर कोई इन्वेस्टर ये सोचता है कि मार्केट में मैं क्या करूं, तो मेरा हमेशा एक सुझाव रहता है कि आपको हर मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि अगले 10 साल की जर्नी क्लियर है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हर महीने आपका एक सम ऑफ मनी यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज वेयर आई बिलीव दैट सम ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक्स फंडामेंटली आर अवेलेबल टुडे एट अ गुड वैल्यू प्रपोजिशन, क्योंकि जो ग्लोबल फंड्स आ रहे हैं दे विल बी चेजिंग नाउ द लार्ज कैप स्टॉक्स. So that is where probably I think the market is now being driven with the large cap stocks, and particular reflection is coming onto the indices. Very good afternoon, Gaurav, and thank you so much for your time. Gaurav, 19,400 on Nifty, 14,000 अभी निकल रहा है मुझसे, 19,400 on Nifty. चार्ट्स क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज या फिर लगता है कि ऊपर का जो रुख है वो जारी रहे? गुड आफ्टरनून। देखिए, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक कॉमा की। मैं यहाँ पे पॉज की तो बात नहीं करूंगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखिए काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला 19,000 19,200 के आसपास में। तो मैं यहाँ पे अग्रेसिवली बुलिश नहीं हूँ। जब मैं आपसे 17,000 से चर्चा कर रहा था कि मुझे 19,000 के लेवल दिख रहे हैं, बट मैं अभी वहां पे वो अग्रेशन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। और हमने क्लाइंट्स को यही कहा कि थोड़ा पोर्शन ट्रिम डाउन वगैरह कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा अपसाइड अगर आप पिछले 5-7 दिनों में देखेंगे तो 700-800 पॉइंट की अपसाइड देखने मिल चुकी है। तो ये काफी फास्ट अप मूव जो आया है। तो मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ, कॉशियसली बुलिश रहूंगा। 19,200 के आसपास अगर आता है तो हमने अपने क्लाइंट्स को बाइंग की सलाह दी है कि अगर निफ्टी स्पॉट 19,200 या 19,150 के करीब आता है तो वहां पे फिर बाइंग के मौके एक बार खोज सकते हैं। यहाँ पे एट दिस स्टेज सिलेक्टिवली स्टॉक्स के साथ काम कीजिए। इंडेक्स पे हम लोग फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो 45,700 45,800 एक हर्डल है। कल एक अटेम्प्ट वहां पे किया था, लेकिन वहां से एक जो रिजेक्शन देखने मिला, तो मैं ये नहीं कहता काफी गिरावट देखने मिली है, बट वहां पे थोड़ा अटक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट जिससे बन रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कोई डिक्लाइंस अगर आती है तो फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो डिक्लाइंस का मार्केट है, बाय और डिक्लाइंस पे इसको आप कर सकते हैं। जी गुड आफ्टरनून देवेन सर। देवेन सर, अगर रिफाइनरी कंपनीज में बात करें, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, इन सभी काउंटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। खासतौर से जब ये रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उन लेवल से चेन्नई पेट्रो तो लगभग 4 गुना हो गया और एमआरपीएल 2 गुने से ज्यादा हो चुका है। सर, ये जो रशिया से क्रूड सस्ता मिल रहा है और उस पर रिफाइन कर बेच रहे हैं, उसका फायदा है या ये लंबा चलेगा, या बस ये फायदा थोड़े समय के लिए? ओवरऑल क्रूड ऑयल के दाम कंट्रोल में रहने से आई थिंक जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स जो रहते हैं उनके लिए डेफिनेटली आई थिंक एक एडवांटेज बनता है, बी इट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, बी इट पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, और फॉर दैट मैटर द क्रूड ऑयल विच इज गोइंग इनटू द मेटल एंड मेटल कमोडिटीज आई थिंक फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो मेरा ऐसा मानना है कि इवेंचुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। Along with the stability in the prices, रशिया के क्रूड ऑयल का दाम कम होने से certainly I think हमारी जो कंट्री के लेवल बैलेंस शीट है वो भी आई थिंक थोड़ी बेटर हुई है, क्योंकि आई थिंक द ट्रेड डेफिसिट रिलेटेड इश्यूज आर रिलेटिवली लेस बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस क्रूड दैट यू आर परचेजिंग। एंड एट द सेम टाइम इंडिया की कॉस्ट इकोनॉमी के ऊपर भी देखें तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज बेसिकली रिमेनिंग अंडर कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। कमिंग टू द रिफाइनरी कंपनीज, मेरा ऐसा मानना है कि रिफाइनरी कंपनीज वर्क ऑन डेल्टा स्प्रेड। सो रिफाइनरी कंपनीज के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। If they are getting the crude at a cheaper price, I think their ultimate conversion cost and they are selling it to the end customer, which is also market driven price. So to me, I think it does not make much of a difference. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो रिफाइनरी कंपनियां हैं उनके अंदर थोड़े दाम के अंदर एक मजबूती आई है। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि वैल्यूएशन के तरीके से देखें तो काफी हद तक सस्ते हैं, particularly when you are looking at Nifty of 19,400 500 and Sensex of 65,000। तो मेरे ख्याल से जो लेगार्ड्स है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बिजनेस का जो लेगार्ड्स बोलते हैं हम, दे आर नाउ कैचिंग अप ऑन द वैल्यूएशन। मैं नहीं मानता हूँ कि फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स में कोई ज्यादा बदलाव आया है, दे आर जस्ट मेकिंग आई थिंक अ कैच अप गेम ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट, सो दैट इज वेयर प्रॉब्ली दे आर राइजिंग।
maybe I would still continue to remain where I see the growth opportunity on a sustainable basis. तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मुझे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी compared to public sector, even though they are comparatively cheap and even though there is a case for their rising in the current market because of the valuation catch-up game going on. जी, गुड आफ्टरनून गौरव जी। गौरव जी, अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एलटीआई माइंडट्री को जगह मिल रही है। एलटीआई माइंडट्री पर किस तरह का चार्ट सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, और आज दोनों ही एचडीएफसी ट्विंस में थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी नहीं आ पा रही है अभी तक। कैसे देख रहे हैं इन तीनों को? देखिए, मुझे एलटीआई माइंडट्री अच्छा लग रहा है। मैं अपने क्लाइंट्स को 5150 पे बाय करवाया था, थोड़ा सा बुक किया है प्रॉफिट। एक ब्रेकआउट सबको देखने में था। यहाँ पे किसी को फ्रेश बाय करना है तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे फ्रेश बाय कीजिए, बट यस, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। कोई गिरावट आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या एक वोलेटिलिटी के चलते अगर आपको 5200 के आसपास से मिलता है तो फिर से बाय कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 5450 से 5500 ये लेवल एक बार एलटीआई माइंडट्री में आपको देखने मिल सकते हैं, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय जी, का रहेगा। रही बात एचडीएफसी ट्विंस बाय करा है, अभी भी हम लोग होल्ड किए हुए हैं। 1730 के एक बार वीकली क्लोज अगर आती है तो कपड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक जो है 2000 के लिए प्ले करेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, बट किसी का नजरिया अगर 3 या 4 महीने या 6 महीने का है तो कोई भी अगर गिरावट 1640-30 के आसपास में आ रही है तो फिर से ऐड कर सकते हैं। वहीं पे हमने भी बाय करवाया था। Deven sir, can investors still find alpha or benchmark beating returns in some particular pockets? क्या ऐसे कुछ pockets अभी भी हैं? Particularly auto remains, I think, extremely convincing story. ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल वुड बी, आई थिंक, इवन मोर प्रीफर्ड स्टोरी, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के जो कारोबार है उनके कारोबार के अंदर 2 या 3 जगह पे जैसे हमें देख रहे हैं कि इसके अंदर बदलाव आ रहा है। एक तो सबसे पहले स्क्रैपेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होने से एक नई डिमांड जनरेट हो रही है। So that new demand which is getting generated due to scrappage policy is going to drive the commercial vehicle companies for next 2-3 years with a good visibility, even maybe more, but at least next 2-3 years is a very good visibility. Second thing, because of the infrastructure activity and the industry's expansion activity, plus जो नए रास्ते बन रहे हैं उसके साथ में लॉजिस्टिक की एक इम्प्रूवमेंट होना बहुत स्वाभाविक है। तो उसके हिसाब से भी कमर्शियल व्हीकल का जो कारोबार है वो कारोबार यहाँ से काफी हद तक सुरक्षित लगा है। तो along with commercial vehicles and the automobile sector OEMs, I would think that I think auto ancillary को भी साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। I think auto ancillaries would be along with the commercial vehicles auto sector, and at the same time the lending business, which is basically picking up because of the higher demand for these vehicles. तो मैं एक इंटीग्रल पोर्टफोलियो बनाता हूँ कि जिसके अंदर एक तरफ लेंडर को रखते हैं, दूसरी तरफ एंसिलरी को रखते हैं और साथ में कमर्शियल व्हीकल को रखते हैं। इनका मिला जुला एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो शायद आई थिंक दैट पोर्टफोलियो विल स्टार्ट गिविंग यू द फोकस रिटर्न गोइंग इन योर इन्वेस्टमेंट दैट यू आर कैरिंग आउट। गौरव, 2 स्टॉक्स आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तेज गिरावट देखने को मिली, आज वैसी ही एक तेज रिकवरी भी देखने को मिल रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट्स को दोनों ही बाय करवाया था रिपोर्ट के माध्यम से। 65 के आसपास में हमने आईडीएफसी फर्स्ट हमने 80 के टारगेट से बुक कर लिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब तो वैसा नहीं, मल्टीपल ब्रेकआउट थे। तो यहाँ पे फ्रेश एंड तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे बाय कीजिए अराउंड 80 के आसपास, बट अगर अगेन 70 के आसपास में अगर आता है तो आप एक बार बाय कर सकते हैं क्योंकि रिस्क वहां पे फेवरेबल रहेंगे। सिमिलरली आईडीएफसी लिमिटेड हमने 85 पे दिलवाया था, जो मेरे लक्ष्य थे वो 175 के थे। अब हो सकता है कि लक्ष्य आने के पहले मर्ज हो जाएगा और फिर एक ही एंटिटी ट्रेड करेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर का पॉजिटिव है। 120-25 के आसपास हम लोग पार्ट प्रॉफिट करवाने की सोच रहे हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री में एडवाइस नहीं करूँगा, काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आ चुकी है। इससे अच्छा जो दूसरे बैंक्स जहाँ पे छोटे मोटे बैंक्स में ब्रेकआउट नजर आ रहा है वहां पे बाय करना सही होगा रादर चेजिंग दीस टू बैंक्स। देवेन सर, मदरसन में एक न्यूज आई है कि वो होंडा का एक जो ऑटो एंसिलरी वाला बिजनेस है उसको एक्वायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मदरसन के काउंटर में करीब 8% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। सर, अगर आप कुछ बता सके कि इसका कुछ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा मदरसन को?
इसलिए मैंने ये एक्विजिशन इतने डिटेल में स्टडी नहीं किया है, बट एज ए कंपनी हैव सीन मदरसन, उसके अंदर उनका एक जो तरीका रहा है कारोबार को बढ़ाने का, they will have to continuously acquire the ancillaries and fold them into their main unit and integrate this entire ancillary business to service the OEM customer. क्योंकि ये कंपनी एक ऐसा मार्गदर्शन देती है कि जो अलग अलग पोर्टफोलियोज है उनके पास, प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, they want to basically increase the share of their components into the OEM's businesses. And as a result of which, I think they will constantly make an effort to acquire some of the ancillary companies where they can possibly add them into their portfolio, and which ultimately results into bringing higher amount of revenue and profits for the company. This is a strategy this company has been following. Right or wrong, I don't know. I think not many number of times I think you remain concerned about it. Okay, how much can you keep on doing inorganic growth? And with this inorganic growth absorbing, I think the varied culture that we are bringing in along with, whether this is sustainable, but that is a question mark which is always remaining. To me, I think we'll have to first understand how exactly this particular acquisition will help the company going forward. And should it work better, then probably I think we'll have to work out the future targets for this company. But as of now, it appears to be positive move as far as I think the acquisition is concerned. Sir, is it a indication that Honda is exiting from India? Because there are some rumors in the market like कि Honda जाने वाली है, इनकी जो जून की सेल्स भी थी ये भी 50% डिक्लाइन हुई है, and they are not launching any kind of new models in the market, and they are just facing the stiff competition from their peers. So क्या लगता है सर, एक और प्लेयर जा रहे हैं इंडिया से, ऐसा लगता है? That's a good question, and I think there is no answer available to it immediately, honestly, because Honda internationally, in my study as I see it, internationally Honda has been, I think, laggard in bringing the new product and innovations. Whereas I think the peers elsewhere have been, I think, extremely aggressive in bringing the innovations and the new products. इंडिया के अंदर भी शायद यही परिस्थिति के कारण उनके मार्केट शेयर बढ़ नहीं रहे हैं या ऑन द कॉन्ट्री ड्रॉप हो रहे हैं. So I think that concern is, I think, a valid concern. Whether I think this is going to happen immediately or not, I think it would be speculation. I would not be able to subscribe to that speculation. But in my viewpoint, I think ancillary company is basically going to survive vis-a-vis, I think, the OEMs, because ancillary can cater to number of OEMs vis-a-vis OEMs, I think, which is confined to few products and few category of products. So that is the viewpoint that I keep it. Since Honda is not listed, we cannot probably talk more at this point of time. But my confidence level remains high on the ancillary part of the business activity in the automobile sector. गौरव जी, बंधन बैंक इस काउंटर में आज करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है. इनके सीएफओ ने रिजाइन किया. एक तो उसका इम्पैक्ट माना जा रहा है, दूसरा कि इनकी जो एडवांस ग्रोथ थी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ी वीक रही, लेकिन वाई बेसिस पर करीब 5 या 6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली. और डिपॉजिट ग्रोथ में भी 16% का जंप था, लेकिन कहीं ना कहीं कासा डिपॉजिट कम हुए, जिसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है. कैसे बन रहा है सर चार्ट का सेटअप? देखिए, स्टॉक जो है एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था. एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला, बट कहते हैं ना, रिटर्न आउट टू बी फॉल्स ब्रेकआउट. तो यहाँ पे इसके जो सपोर्ट्स हैं वो 210 के करीब आ रहे हैं, जहाँ पे 2-3 बार इसने लिया है. और एकदम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में है कि यहीं पे अगर किसी को कुछ एक्ट करना है, किस तरह से आएगा, तो मैं कहूँगा 220 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है. तो 220 के अगर सस्टेन कर लेता है, क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आ रही है, तो प्रोबेबली एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है, जो इसको लेके जा सकता है 232-35 के आसपास. ओवरऑल स्ट्रक्चर एक रेंज बाउंड रहेगा, वीक रहेगा, जहाँ पे इसके चैनल के ब्रेकआउट वापस नहीं आते हैं, जो अभी के आज के सूरत हाल में 250 के हैं. तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड करूँगा. मेरे डू नॉट ट्रेड जो लिस्ट होती है उसमें है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका समझ में नहीं आ रहा है. ऊपर में हडल भी काफी स्ट्रॉग है, नीचे सपोर्ट है, रेंज बाउंड स्टॉक है, तो रेंज बाउंड स्टॉक्स को ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. देवेन सर, आज एफएमसीजी स्टॉक्स पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. गोदरेज कंज्यूमर का बिजनेस आउटलुक जो आज आया है, उसके चलते हुए एक्सपेक्टेड वेरी हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ इन INR टर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रॉबस्ट margin expansion and strong EBITDA growth. That is what they are expecting as far as their business is concerned. तो ऐसे में आप FMCG space पे आपका क्या नजरिया रहेगा? Because consumption is the space which is really driving all the stories in India. तो ये तो एक ऐसा मेरा वर्कआउट ऐसा है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी
$3.5 ट्रिलियन से बढ़ के $5 ट्रिलियन अगले 3-4 साल में आती है, और 2035 तक आई थिंक करीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर और द कंज्यूमर will increase significantly. आज करीबन $2,000 पर कैपिटा इनकम है. This is expected to multiply by 4 times or 5 times. If this is happening, then probably the money will get spent into the consumption items, which is where I think many of the FMCG company, FMEG company, and consumer goods companies are playing their cards in the country, in the economy of the country. So in my viewpoint, I think on one side, demand scenario prospects remain absolutely convincing for next 10 years for FMCG, FMEG, and consumer products companies. On the other side of the activity, the cost of inputs for FMCG companies has to remain lower. So मेरे ख्याल से I think likes of Lever, likes of Dabur, likes of Nestle, or even for that matter Patanjali now, or even ITC, I think these are the companies which are basically showing a good amount of character in bringing their cost factor down, largely by utilizing the smarter distribution strategy, largely also by taking the advantage of lower cost of raw material, and also employing the AI in serving the customers by using the requirement of the services, I think which is more important to the end customer. तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ डिमांड जनरेट होना, दूसरी तरफ आपका कॉस्ट कम होने के कारण आपका और कॉस्ट कंट्रोल होने के कारण आपका मार्जिन मेंटेन होना, और एट द सेम टाइम using the technology platform you keep building the efficiency and you keep bringing down the cost. तो ये मेरे ख्याल से FMCG के लिए आई थिंक सबसे सुहाना टाइम होना चाहिए. Maybe I think this is where probably you are likely to see a sustained bull run for many of the FMCG companies going forward in future as well. Maybe some correction in price because of the valuation running little ahead of time. That is possible, but otherwise I think it looks absolutely convincing to put bets on FMCG companies. Gaurav, two stocks, BHEL on charts and BEL on charts. BHEL अगेन हमने PSU स्पेस के अंदर इसको रेकमेंड किया था 78 के आसपास में. यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है. पॉइंट इन फिगर चार्ट अगर आप देखते हैं तो एक 89-90 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, और ये जो है इसको पुश कर सकता है 95-96 के लिए. तो यहाँ पे और अपसाइड आपको 5-6 रुपए की देखने मिल सकती है करंट लेवल से. एक अच्छे कंसोलिडेशन में था स्टॉक, फाइनली ये कंसोलिडेशन के लेवल को पार कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है. रही बात BEL की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक 124-125 का इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर सस्टेन अगर होता है तो आप ट्रेडिंग के लिए BEL के लिए भी फोकस कर सकते हैं. मोमेंटम काफी ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर में थोड़ा हर्डल आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा टॉप बन रहा है, बट एक इमीडिएट हर्डल है, वो पार होता है इसमें जो है रैली शुरू हो जाएगी 135 के लिए. देवेन सर, आईटी कंपनीज के रिजल्ट से इस बार रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है. TCS HCL 12th को रिजल्ट दे रहे हैं, 20th को इन्फोसिस के रिजल्ट्स होंगे. सर, आप क्या मैनेजमेंट कमेंट्री में सुनना चाहते हैं और क्या आईटी पर आपका ओवरऑल व्यू है सर? Most of the IT companies, particularly the front-run IT the large cap IT companies which are there basically into the universe, and at the same time some of the niche players which are there in the mid-cap space like L&T, Mindtree, or LTTS, or Science Technology, Tata Elxsi kind of companies. I think some of these companies are actually operating on their niche, and their growth rate is also dependent on the niche that they are having along with. So mid-tier IT companies के लिए जो prospects and outlook है वो काफी हद तक predictable है. I think काफी हद तक secure भी बोल सकते हैं, क्योंकि they are connected with the niche play in different segment in which they are operating. On the other side, the large cap IT companies like Infosys, TCS, Wipro, Cognizant, and among others, I think the challenge is on the intake of new orders, because ये company के जो कारोबार है उनके अंदर ऑलरेडी द बेस बड़ा है, और एट द सेम टाइम अगर नए ऑर्डर्स जो बिग कस्टमर के पास से नहीं आते हैं तो शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन हम देख सकते हैं. बट मेरा ऐसा मानना है कि गिवन द इनटेक ऑफ ऑर्डर विच Infosys, TCS have demonstrated in previous quarters,
I think they already have a visibility of next 4 or 5 years as far as I think the execution is concerned. So maybe the market has applied the brake because I think the uncertain times in getting the newer orders. I would think that I think selectively some companies will outperform the others in the space. I would not personally like to remain bearish about IT company and their business prospect because situation can turn anytime. Globally, the IT-backed solutions are in absolute demand, largely because of the fact that I think the disruptions of the heavy nature is happening under the renewables and among other areas of activity. That is a possibility where I think some of the companies may end up generating higher amount of revenue eventually, if not immediately. तो ये चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मे बी 15-20% का कैलिब्रेटेड ग्रोथ टॉप रन आईटी कंपनीज के अंदर पकड़ के चले. And maybe I think around same level, some of the mid-tier companies can also perform in the price between 15 to 20% eventually over 12-15 months time. गौरव सर, आपकी कोई ट्रेडिंग बैग? टेक में अच्छा लगा. हमने अपने क्लाइंट्स को जस्ट अभी सुझाया है जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको कंस्ट्रक्शन के बाद देखने मिले. तो ये जो मोमेंटम है इट कैन टेक इट टुवर्ड्स 12. तो ये स्टॉक के ऊपर फोकस आप कर सकते हैं जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिला है. और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच देवेन सर फॉर जॉइनिंग अस. इट्स ऑलवेज प्लेजर होस्टिंग यू सर. विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं. कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.